गुड मॉर्निंग। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऊपर हेडिंग डालिए भाग 4 पार्ट 4। भाग 3 में हम लोगों ने मूल अधिकारों से संबंधित बात की थी, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल आर्टिकल हैं आर्टिकल 36 से 51 तक। आगे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मैं पहले भी आप लोगों को सूचित कर चुका हूं कि लाइव क्लास में या ऑफलाइन क्लास में जितना हम डिस्कशन करते हैं उतना ऑनलाइन पे करना संभव नहीं होता है। हमें भी स्क्रीन टाइम लगातार स्क्रीन पर देख के बोलना थोड़ा सा तकलीफ देता है। चश्मा लगातार बदल रहा है, नंबर बदल रहा है, तो इसलिए बहुत डिटेल नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। जितना ऑफलाइन क्लास में डिस्कशन होता है उतना नहीं होगा, लेकिन बेसिक जानकारी हम सारी दे देंगे या आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम संबोधित कर देंगे। इसमें 36 से 51 तक आर्टिकल है। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए ये समझ लीजिए कि ये है क्या। जैसा कि नाम है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। निर्देशक शब्द जो है, डायरेक्टिव शब्द जो है, इसी से डायरेक्टर बना है, जो निर्देश देता है। आदेश और निर्देश में थोड़ा सा अंतर होता है। आदेश को अक्षरशः पालन करना होता है और निर्देश को पैसा ही करना होता है। थोड़ा बहुत लिबरल रहता है मामला। इसीलिए कला के क्षेत्रों में आदेश नहीं निर्देश चलता है। ठीक, इसी आधार पर राज्य जो अपनी नीतियां बनाएगा उसमें निर्देशक तत्वों के रूप में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी जो उसको डायरेक्ट करेंगी, उसको बताएंगी कि नीति आपकी किस प्रकार की हो। अब इस आधार पर अगर जो समझें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? राज्य के कर्तव्य, इन्हें ड्यूटी ऑफ स्टेट कहते हैं। ड्यूटीज ऑफ द स्टेट, राज्य की कर्तव्य, राज्य क्या करेगा, यह है डीपीएसपी में लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ा अंतर की बात जो होती है भाग 3 और भाग 4 में, तो वो ये होती है कि भाग 3 वाद योग्य है, अर्थात इसके आधार पर न्यायालय जाया जा सकता है। लेकिन जो भाग 4 है, डीपीएसपी है, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक, ये इसलिए कहा गया कि बाद में हम इस पर भी बात करेंगे कि लोग कहेंगे कि बहुत सारे स्टेटमेंट डीपीएसपी के बारे में आए कि यह पवित्र आत्माएं हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अम्बेडकर साहब ने कहा कि जैसे जैसे जनता जागरूक होती चली जाएगी और 5 साल बाद हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया है, तो जनता जब भी वोट मांगने आएंगे लोग तो उनसे डीपीएसपी के बारे में पूछेगी, कहेगी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उस पे आपकी सरकार ने क्या किया और किस आधार पर सरकार में जो लोग रहे हैं उनको जवाब देने होंगे। तो जनता सरकार से उनके कर्तव्यों को याद दिलाएगी, इसलिए इनका मतलब है। लेकिन इनको वाद योग्य भी इसलिए नहीं करा जा सकता है क्योंकि अभी हमारा राज्य स्वतंत्र हुआ है और नए बनते हुए राज्य पर हम बोझ नहीं डाल सकते। ये बोझ में तब्दील हो सकती थी अगर जो अनिवार्य कर दिया जाता। लेकिन जैसे जैसे राज्य हमारा सशक्त होता जाएगा वैसे वैसे इन कर्तव्यों का पालन करता चला जाएगा। अभी आगे पढ़ने पर भी कुछ डीपीएसपी के बारे में हम बात करेंगे कि पहले ये डीपीएसपी में था, अब यह एफआर में चला गया, भाग 3 में शिफ्ट हो गया, या उस समय सरकार इसको नहीं कर पाई। अब धीरे धीरे सरकार इस पर काम करती चली जा रही है। बहुत सारे डीपीएसपी ऐसे मिलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे मिलेंगे, निर्देशक तत्व ऐसे मिलेंगे जो अब तक सरकार पूरे कर चुकी है। कुछ बचे हैं जिन पर सरकार प्रयास कर रही है, तो ये सरकार के कर्तव्य है। पहली तो ये चीज आपके सामने हमने स्पष्ट कर दी। अब एक एक आर्टिकल को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36, इसकी हेडिंग है परिभाषा, डेफिनेशन। और यहां पर लिखा हुआ है इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। अर्थात एक लाइन में कह दिया गया कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा थी वही भाग 4 के अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा होगी। तो वहां पर राज्य की परिभाषा हमने बताई थी कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद
सभी राज्यों की राज्य सरकारें और विधानमंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के अधीन और स्थानीय प्राधिकारी शामिल होंगे। तो राज्य की यही परिभाषा यहां भी 36 में लागू होती है। तो 36 में सिर्फ वही अनुच्छेद 12। और राज्य क्या होगा, क्योंकि ये किसके कर्तव्य हैं, राज्य के कर्तव्य हैं, तो राज्य किसे आप मानेंगे, इसलिए पहले अनुच्छेद में। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक सहज प्रश्न आता है कि जब अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई थी तो 36 में देने की क्या जरूरत थी। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने संविधान शुरू करते हुए कहा था कि संविधान की सारी लड़ाई व्यक्ति और राज्य के मध्य चलेगी। स्टेट और पर्सन के सारे विवाद अधिकार और कर्तव्य पर टिके होते हैं। तो भाग 3 में किसके अधिकार हैं, व्यक्तियों के, नागरिकों के। उन अधिकारों को देगा कौन, राज्य। तो वहां पर राज्य कौन होगा ये तय किया गया। यहां पर राज्य के कर्तव्य बताए गए। अब यहां पर राज्य कौन होगा, तो आज की तारीख में एक ही हम मान रहे हैं, वही राज्य है जो व्यक्तियों को अधिकार देगा और वही राज्य है जो अपने कर्तव्य पालन करेगा। लेकिन भविष्य में कभी ऐसा हो कि कर्तव्य निभाने वाले राज्य को हम अलग निश्चित कर दें और नागरिकों और व्यक्तियों को अधिकार देने वाले राज्य में कुछ तब्दीली हो जाए, तो इसलिए 2 अनुच्छेद हमने करके रखे हैं। अभी दोनों जगह सेम है, इसलिए यह ठीक चल रहा है। क्लियर यहां तक। तो भाग 4 का पहला अनुच्छेद 36 मैंने आपके सामने रख दिया। ये भी बता दिया कि 12 वाली परिभाषा यहाँ 36 में क्यों दी गई। अम्बेडकर जी नासमझ नहीं थे कि एक अनुच्छेद खराब कर दिया। बहुत विद्यार्थी ऐसे कहते हैं जब 12 में वही बात थी 36 में वही बात है तो अलग से लिखने की क्या जरूरत थी। आज एक ही है, भविष्य में एक हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब अगली हेडिंग डालिए, अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37। इसकी हेडिंग है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट। इसमें वही बात है जो अभी हमने भाग 3 से अंतर बताया था। क्या लिखा है, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 37 में 2 बातें आती हैं। अनुच्छेद 37 पहला पॉइंट लिख लीजिए, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। ठीक, enforceable not, this part shall not be enforceable by any court. This part shall not be enforceable by any court. यह भाग न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। और दूसरी बात कही गई, यह क्या होंगे, राज्य के कर्तव्य। यह राज्य में मूलभूत है, शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में राज्य को इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो अब ये क्या हो गए, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। क्लियर। 37 हमें 2 बातें बताता है। क्या 2 बातें बताता है कि एक तो यह न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं होंगे, नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, और दूसरी बात ड्यूटी ऑफ द स्टेट, राज्य के कर्तव्य। अगली हेडिंग डालिए, अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38। अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसके पॉइंट को हम पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद आपको नोट करा देंगे कि इस बात का मतलब क्या है। पहले पॉइंट में लिखा है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। दूसरा पॉइंट, राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अगर जो अब इन दोनों पॉइंट को, आर्टिकल 38 को हम शॉर्ट में तुम्हें लिखाएं या समझाएं तो 38 पहली बात क्या कहता है
कि राज्य कैसा होगा, लोक कल्याणकारी राज्य। तो पहली सूचना लिख लो, लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा राज्य पब्लिक वेलफेयर, हमारे राज्य का नेचर कैसा है, तो पब्लिक वेलफेयर, हमारा राज्य जो भी करेगा वो पब्लिक के वेलफेयर में करेगा। और ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है, तो 38 में लिखी गई है, जहां राज्य के कर्तव्य घोषित किए गए हैं। क्लियर ये पॉइंट। दूसरी इसमें चीज जो दूसरे पॉइंट में दी गई कि असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक, इनइक्वालिटीज हैं, तो अगला पॉइंट लिख लो, मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज, असमानताओं को कम करने का प्रयास। अब वो असमानताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? आर्थिक असमानताएं कम करने का प्रयास करेगा, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न व्यवसायों में असमानता कम करने का प्रयास करेगा, प्रतिष्ठा में असमानता कम करने का प्रयास करेगा, सुविधा में असमानता कम करने, सुविधा, कोई आदमी तो एयर कंडीशन में रहता है, कोई आदमी पंखे की हवा भी नहीं पाता, ये असमानता है, हाँ है। इसको दूर करने का प्रयास करने की कर्तव्य की बात कहाँ कही गई? 38 में कही गई। तो प्रतिष्ठा भी, असुविधा भी और अवसर भी, एक आदमी को बहुत सारे अवसर जीवन में मिलते हैं, एक आदमी को अवसर ही नहीं मिलता। तो 38 के दूसरे पॉइंट में, 38 के सेकेंड पॉइंट में यही घोषित किया गया कि मिनिमाइज द इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटीज कहां कहां देख सकते हैं, तो वो हर जगह कह दी। आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले कहा, इसीलिए एक बिंदु यहां पर उभर के आता है कि भाग 3 राजनैतिक अधिकारों की बात करता है, तो भाग 4 आर्थिक और सामाजिक, 38 में ही पहले कहा गया था सामाजिक व्यवस्था को संवर्धित करना, और 38 के ही दूसरे पॉइंट में आर्थिक असमानता को दूर करने की बात कही गई। तो सामाजिक और आर्थिक चीजों पर फोकस करता है कौन सा आर्टिकल? 38 भाग 4। भाग 4 सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की वकालत करता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? 38 सबका क्लियर है। इसमें हमने खास खास बात बता दी। पहली बात पब्लिक वेलफेयर स्टेट, दूसरा मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज। क्लियर यहां तक? आगे हेडिंग डालिए आर्टिकल 39 एक बड़ा आर्टिकल है जिसमें कई सब आर्टिकल हैं, और फिर एक नेक्स्ट आर्टिकल भी 39 के साथ ही जोड़ा गया है। इसीलिए कैपिटल ए स्मॉल ए का अंतर समझने के लिए यही आर्टिकल 39 बहुत महत्वपूर्ण है। यही 39 वो आर्टिकल है जिसके 39B और 39C को पहले 31C में रखा गया था कि यदि राज्य कोई विधि बनाता है किसके लिए? 39B और C को लागू करने के लिए, और यदि किसी के 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन बाद में पूरे DPSP रख दिए गए, सारे तत्वों को वहां समाहित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये 39 इंपॉर्टेंट है। 39 में A B C, कैपिटल A कैपिटल B या छोटा का बड़ा का हमारे यहाँ होता नहीं, तो विद ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट लिखने का। जब इस आर्टिकल को आप देखेंगे लिखा हुआ तो आपको ये अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक, 39 की हेडिंग है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ठीक, कुछ ऐसे तत्व जिनका राज्य अनुसरण करेगा, इसके लिए कहा गया है। क्लियर ये पॉइंट? अब इसमें कौन कौन से, तो आगे लिख दिया गया, राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, क्या सुनिश्चित रूप से? तो 39 स्मॉल ए, 39 स्मॉल ए, 39 पहले हमने बता दिया कि कुछ नीति निषेध तत्व, फिर आप लिखेंगे 39 स्मॉल ए, तो ये विद इन ब्रैकेट होगा। अब इसी को हिंदी में लिखना हो तो आप कैसे लिख देंगे? 39 विद इन ब्रैकेट का। ब्रैकेट में जब हम का लिखेंगे तो ये छोटा का है। क्लियर? तो 39 स्मॉल ए क्या कहता है? पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। That the citizen men and women equally have the right to an adequate means of livelihood।
जो हमारी जीविका के साधन हैं, जीने के लिए जो हमें काम करना होता है, जो साधन जुटाने होते हैं, जो तरीके जुटाने होते हैं, वो स्त्री और पुरुष के आधार पर अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो यहीं पे हम कहते हैं कि स्त्री और पुरुष को समान नौकरी, समान जीविका, जीविका में नौकरी आती है, बिजनेस आता है, तो किसी भी नौकरी के लिए कहीं भी, अभी आप देख रहे हो कि अब लिंग के आधार पर ट्रांसजेंडर्स को भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अभी बात चल रही है, हम उनको भी वहां ला रहे हैं। तो लिंग पर आधारित कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे। ये हमारे यहाँ जब संविधान बना था तभी ये एक पॉइंट जोड़ा गया था डीपीएसपी में, ये राज्य का कर्तव्य होगा और आज की तारीख में लगभग राज्य इस कर्तव्य को पूरा कर चुका है। आज हमारे साथ जो लड़कियां जुड़ी हुई हैं वो अच्छे से जानती हैं, जो लड़के जुड़े हैं वो जानते हैं कि हर क्षेत्र में स्त्री पुरुष की जीविका के साधनों की बराबरी हो चुकी है। क्लियर यहां तक ये पॉइंट। 39 स्मॉल बी, 39 स्मॉल बी, फिर हम वैसे ही कहेंगे, स्मॉल कह रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा और 39 खा। ये हमने जब शुरू किया था संविधान तब बता दिया था कि छोटे और बड़े, कैपिटल और स्मॉल का क्या अंतर होता है, और ब्रैकेट और बिना ब्रैकेट का क्या अंतर होता है। जो ब्रैकेट में होता है वो सब आर्टिकल होता है, जो विदाउट ब्रैकेट होता है वो अपने आप में आर्टिकल होता है, और वहां कैपिटल ए लिखा जाता है, विदाउट ब्रैकेट लिखा जाता है, का ऐसे ही लिखा जाता है। वो सबको पता है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बता रहा, बस बताता जा रहा। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। ठीक, इसको शॉर्ट में हम कहें तो भौतिक संसाधन सभी के लिए समान हो। क्या कहा गया? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। मतलब सभी के पास समान रूप से भौतिक संसाधन हो और सभी उसका उपभोग, नियंत्रण समान रूप से कर सके। हवा सभी की है, पानी सभी का है, जमीन सभी की है, आसमान सभी का है, चांद सभी का है, सूरज सभी का है। इस पर भौतिक संसाधनों पर किसी का नियंत्रण न हो। जमीन भी सबकी है, धरती माता सबकी है। लेकिन एक कविता मुझे याद आती है जब भी इसकी बात करता हूं, रघुवीर साहब ने बहुत खूबसूरत शब्दों में लिखा था कि लोग मेरे हिस्से की धूप खा गए। लोग दूसरे के हिस्से की धूप खा लेते हैं, लोग दूसरे के हिस्से का पानी पी लेते हैं, लोग दूसरे के हिस्से की हवा पी जाते हैं, लोग दूसरे के हिस्से की जमीन हड़प लेते हैं, लोग दूसरे के हिस्से का आसमान कब्जा कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि आसमान कब्जा कर लेते हैं। जी हाँ, आपका घर है, एक मंजिला झोपड़ी बनी हुई, उसके चारों ओर 10 मंजिला इमारतें खड़ी हो जाएं, न तो आपको धूप मिलेगी, न चांद मिलेगा, न सूरज मिलेगा, न हवा मिलेगी, आप घिर के रह जाएंगे। ये जो विडंबना है यही भौतिक संसाधनों के असमान वितरण से पैदा होती है, उनके नियंत्रण से पैदा होती है। तो भौतिक संसाधनों पर सबका समान नियंत्रण हो, समान अधिकार हो, सभी के पास समान उपभोग हो और सामूहिक हित हो, कॉमन गुड छिपा हुआ हो। इसको कहा गया 39B। और ये करना किसका कर्तव्य होगा? राज्य का। यदि कोई मेरे हिस्से की धूप खा रहा है तो ये दोष किसका है? राज्य का। क्लियर? अब लिखिए 39 स्मॉल सी। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए, ब्रैकेट में गा या सी। इसमें क्या कहा गया कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common determinant। क्या इस बात का मतलब हुआ कि आर्थिक व्यवस्था ऐसे चलाई जाए कि उत्पादन साधन और धन, वेल्थ जिसे कहते हैं, धन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन साधन, ये सबके पास बराबर हो। पहले में कहा गया सबको बराबर स्त्री पुरुष को नौकरी मिले, वो तो ठीक हो गया। हमने कहा तो 39B और 39C ये हमेशा आर्थिक लोकतंत्र की बात करने वाले अनुच्छेद हैं और इन्हीं को पहले 31C में रखा गया था, बाद में सभी तत्व शामिल कर दिए गए।
अब 39B और C स्पेशली तुम्हारे सामने आ गए। 39B में कहा गया कि भौतिक संसाधन सबके पास बराबर हो, अभी मैंने उसे डिटेल समझा दिया। और 39C में कह दिया गया कि वेल्थ, धन और उत्पादन साधन सबके पास एक जैसे हो, बराबर हो। अब इसको क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? भौतिक संसाधन की बात तो आपको क्लियर हो गई। आज की तारीख में धन भी सब पे बराबर करते राज्य समाजवाद हमारे प्रस्तावना में शब्द आ गया है, बराबरी सबकी हो जाए। लेकिन उत्पादन साधन बराबर नहीं है, तो फिर एक मुकेश अंबानी और एक फिर केवी त्रिपाठी। एक आदमी के पास बहुत पैसा है, एक आदमी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ठीक, तो उत्पादन साधन भी बराबर होने चाहिए। सभी को अपनी आजीविका के लिए धन के उत्पादन या जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लगभग बराबर मिलने चाहिए, तभी हम आर्थिक बराबरी की बात कर पाएंगे, आर्थिक लोकतंत्र की बात कर पाएंगे। तो अब 39B और C आपके सामने क्लियर हो गए, इंपॉर्टेंट है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि गुड मॉर्निंग के अलावा या समीक्षा का साधारण प्रणाम आदरणीय सर। बेटा तुम तो इतने सम्मान से प्रणाम करती हो कि खुद पे ही समझ में नहीं आता कितना बोझ आ गया। कल गुरु पूर्णिमा थी, हमारे गुरुदेव सोशल मीडिया पे कल एक पोस्ट लिखे, अपना फोटो डाले, तो मैंने अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे स्टेटस में गुरुदेव का फोटो लगाया। तो गुरुदेव कल शाम को जब बात हो रही थी तो कह रहे थे, आभासी दुनिया में भी तुम लोग हमें याद करते रहते हो, ये जान के बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा सर जीवन भर हर क्षण हर समय। उसमें एक हमारे सीनियर हैं, उन्होंने लिखा कि सर मैं बिल्कुल आइसोलेशन में जी रहा हूँ, एक अलग ही काम में आ गया। 2015 के बाद मेरी जिंदगी थोड़ी, कुछ वो एकांत में अपना काम कर रहे, कहे लेकिन यहाँ भी हर रोज आपसे वार्तालाप होता है, प्रश्न भी मैं आपसे पूछता हूं और उत्तर भी आपकी तरफ से मैं खुद को दे लेता हूं। ठीक, तो कल गुरुदेव से बात हुई, वो सोशल मीडिया पे आए, बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव की आवाज सुन लेते हैं तो मजा आ जाता है। तुम लोग इतने आज्ञाकारी हो जाते हो हमारे डांट देने से, प्रश्न पूछते रहा करो जो मन में आए। हमने 36 बता दिया, 37 बता दिया, 38 बता दिया, 39 पे आ गए, और 39 में भी B और C ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको बता दिया। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, क्या आवाज नहीं आ रही, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, आप लोग बता देना। आगे हम बढ़ते हैं 39D, 39 घा। 39 घा क्या कहता है? पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ठीक, दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। स्त्री पुरुष को 39A में कहा गया समान काम हो, और 39D में आके फिर कह दिया गया स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ये दोनों पॉइंट आज की तारीख में लगभग पूरे हो गए। 39B और 39C के लिए राज्य प्रयासरत है, कहेंगे हम ऐसा ही। क्लियर? यहां तक ठीक है। 39E जिसको कहते हैं 39 अंग्या, क्या इसमें कहा गया? पहले पूरा पढ़ के बता दे रहा हूं, फिर शॉर्ट में इसका क्या मतलब होगा वो बता दूंगा। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो। मतलब समझ में आया क्या कहा गया? कि जो भी कामगार है, जो काम कर रहा, पहले तो आजीविका की बात चल रही, फिर समान कार्य समान वेतन की बात चल रही, फिर इसी में पूरी कहानी में डीपीएसपी जोड़ दोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये तुम्हारे जीवन की बात हो रही है। फिर कहा गया कि जो काम करने लोग जा रहे हैं उनका स्वास्थ्य और उनकी शक्ति का ध्यान रखा जाए। जिस आदमी की जैसी शक्ति है और जैसा स्वास्थ्य है उसको वैसा काम दिया जाए, और काम करवाने के दौरान राज्य को यह कर्तव्य होगा, यह ध्यान रखना होगा कि बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। जो टीन एज है, जिनका डेवलपमेंट फेज चल रहा है, उनके साथ कोई ऐसा काम न ले कि उनका विकास अवरुद्ध हो। उनको विकास के लिए बेहतर स्थितियां प्राप्त होनी चाहिए। फिर इसी में जोड़ा गया कि
ऐसा न हो, राज्य को यह जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि ऐसा न हो कि पैसे की मजबूरी के कारण आदमी कोई भी काम करने के लिए विवश हो जाए जो उसकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो। बहुत सारे लोगों को आप ऐसा काम करते देखते हो जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल नहीं होता, लेकिन भूखे पेट, और वो कहेंगे भी पापी पेट के कारण ये करना पड़ रहा है। अरे हाँ, इसी पापी पेट से याद आया, वैसे तो ये जो तुम्हें पढ़ाने आता हूँ 9 बजे सुबह, ये पापी पेट के से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एक भी पैसा आप लोगों से मैं लेता नहीं हूं। लेकिन कल से 10 बजे आऊंगा। 9 बजे आने में नींद में ही भाग के आना पड़ता है, और फिर भी लेट जैसा दिमाग में चलता रहता है, तो थोड़ा 9 से 10 करता हूँ। बहुत जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ, उठ ही नहीं पाता हूँ, सो देर से पाता हूँ, क्योंकि वो आदतन है हमारा और हम उसे बदलना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। तो जीवन के कुछ काम जो अच्छे लगते हैं, भले ही बुरे हो, हम करते रहते हैं, क्योंकि ज्यादा बुरे तो करेंगे नहीं। विकास दुबे जैसे बुरे काम तो हम कर नहीं सकते जीवन। तो बुरे काम में क्या है? देर से उठना। बुरे काम में क्या है? खाने पीने में लापरवाही कर देना, बस इतना। तो कल से आप लोग 10 बजे मैं ऑनलाइन आऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, अभी बता दिया। तो यहीं पे बता रहा था कि पापी पेट के कारण आपको कोई ऐसा काम करने के लिए विवश ना होना पड़े जो आपकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो। इसका ख्याल रखना भी किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य की। क्लियर? फिर इसी में एक बाद में सब आर्टिकल जोड़ा गया जो है 39F या 39 च में क्या कहा गया? बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं, और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। इसको बाद में जोड़कर, जिसमें ऊपर सभी के लिए, पुरुष, स्त्री और बालकों की सुकुमार अवस्था, उसके बाद उसी में अलग से हमने बाद में ये कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ये अलग से लिखते जाना, 39F। इसको कब जोड़ा गया? तो नीचे 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, क्योंकि 76 में 42 अमेंडमेंट हुआ, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहते हैं, जिसमें हर जगह बहुत सारे परिवर्तन हुए हमारे भारतीय संविधान में, और इंदिरा जी का किया हुआ ये संशोधन था। तो यहाँ पर डीपीएसपी में भी कुछ संशोधन हुए, और उनसे कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी 42 से जुड़ा, या निम्नलिखित में से कौन सा 42 से नहीं जुड़ा। तो ऐसे प्रश्न आते रहे, इसलिए इसको अलग से ध्यान रखिएगा कि 42 से, तुम्हारे लक्ष्मीकांत में टेबल बनी हुई भी है कि 42 से कौन कौन से जोड़े गए, उनको एक जगह जरूर याद रखना। तो पहला क्या बताया? 39 ये कब जोड़ा गया? 42 से। इसको स्पेशली बालकों पर फोकस कर दिया गया, और जो वयस्क हो रहे हैं उनके लिए, कि बालकों को एक बढ़िया वातावरण दिया जाए, बस यही एक नई बात है। उसके बाद एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, और वो नया आर्टिकल कौन सा है? 39A। अब ये ध्यान रखना, इन दोनों में अंतर है, ये बराबर नहीं है। ठीक? यहां पर जब 39A हम लिखते हैं तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और ए कैपिटल हो जाता है। ठीक है? और यहां पर हम हिंदी में भी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सीधा उसके आगे लिख देंगे। ठीक? ज्यादा कहीं कुछ किताबों में देखोगे तो क्या लगा होगा? ऐसे। लेकिन डॉट लगा दो, ऐसे लगा दो, ब्रैकेट नहीं लगाना। ब्रैकेट लगा होगा तो वो सब आर्टिकल होगा, ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो वो इंडिपेंडेंट आर्टिकल होगा, लेकिन मिलता जुलता होगा 39 से, इसीलिए 39 में जोड़ा गया। ये सब बातें जब हमने संविधान शुरू किया था तब कर ली थी, फिर भी बीच बीच में करता रहता हूं कि जिससे यह कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर रहे। सामान्यतः लोग इस पर बात नहीं करते हैं। अब ये क्लियर हो गया, 39A ये अलग आर्टिकल है और 39A ये अलग आर्टिकल है। बस ये आर्टिकल है, वो सब आर्टिकल है। ये भी बाद में जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? तो ये भी आगे लिख लो, 42वें संविधान संशोधन 1976 से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या जोड़ा गया? इसकी हेडिंग ही लिख लो, बस उतनी ही पर्याप्त है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस
एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब देख लो 39 स्मॉल ए में क्या कहा गया था, जीविका के समान साधन, स्त्री और पुरुष को समान जीविका मिलनी चाहिए, और यहां क्या कहा गया है, समान न्याय, इक्वल जस्टिस। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है सर। अभी भी कॉर्पोरेट कल्चर और बिजनेस में समान वेतन, समान अधिकार के लिए कोशिश हो रही है, जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं है। उनमें स्टेट का कितना दखल होता है? बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। यहां पर कहा गया कि यह राज्य का कर्तव्य होगा, तो राज्य ने अपने यहां तो ये काम कर लिया, लेकिन दूसरे से काम कराना इतना आसान नहीं होता। कॉर्पोरेट में जो आप कह रहे हो, घोषित तौर पर यह नहीं होता है, ठीक है। भारत में आज की तारीख में कानूनन सरकार पूरा दखल देती है, अघोषित होता है, और वो अघोषित जो चीजें होती हैं उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसपे सरकार का नियंत्रण नहीं होता। उसमें तो पुरुषों के साथ भी होता है कि कागजों में वेतन अलग होता है, हकीकत में वेतन अलग होता है। तो ये तो कानून के दुरुपयोग के तरीके हैं जिनका पालन हो रहा है, लेकिन राज्य का पूरा दखल है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है उसमें स्टेट का पूरा दखल है, और स्टेट पूरा प्रयास करती है कि ऐसा कुछ न हो। यदि कहीं ऐसा हो रहा है तो उस पर केस दर्ज होता है। आज समान कार्य के लिए समान वेतन, समान अधिकार। अरे यार वो एक था ना, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, आज हो गई 10-12 साल पुरानी बात, टकला वाला, भारत का ही था, सत्य नडेला। उसने कहा था स्त्रियों को वेतन वृद्धि की मांग नहीं करनी चाहिए। पूरी दुनिया में लोगों ने विरोध किया था उसका। गनीमत थी खोपड़ी बाल नहीं थे, नहीं तो नोच ही लेते हम लोग। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि अब स्त्रियों को वेतन वृद्धि की बात नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों को बराबर वेतन नहीं मिलना चाहिए। वो पुरानी सदी थी, अब ये नई सदी है, ये हम लोगों की सदी है जहां वैसी बातें स्वीकार्य नहीं है। ठीक, फिर भी कोई ऐसा मामला हो तो आप लोग प्रश्न पूछते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बता रहा उसी से रिलेवेंट हो, फालतू के नहीं, तब इरिटेशन होता है। चलिए 39 कैपिटल ए, ये नया जोड़ा गया। इसमें क्या है मैं पढ़ के सुना दे रहा, वैसे तो हेडिंग से ही क्लियर है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीत से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि सभी को बराबर न्याय मिले, और न्याय से वंचित होने के लिए अगर जो किसी को जरूरत है तो राज्य उसमें मदद करेगा। राज्य क्या मदद करेगा कि राज्य उनको उपलब्ध कराएगा वो विधिक सहायता, सरकारी वकील, फ्री वकील। इसलिए आजकल निःशुल्क विधिक सहायता के बोर्ड लगे होते हैं, कुछ वकील साहब लोग होते हैं, लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है कि न्याय व्यवस्था में फ्री जो मिलता है वो लेना नहीं चाहिए, नहीं तो अन्याय ही होता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में अभी भी पैसे वाले वकीलों का वर्चस्व है। जितना महंगा तुम्हारा वकील होगा उतना बढ़िया तुम्हें न्याय मिलेगा। ठीक, इसलिए निःशुल्क विधिक सहायता वाली कोशिश सरकार की चल रही, बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन वो अभी बहुत सक्सेसफुल नहीं है। कोशिश है राज्य सरकार की, सरकार तुम्हारे लिए ये कोशिश कर रही, इसमें कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल 40, 39 में हमने आपको 6 तो सब आर्टिकल बताए, 6 पॉइंट, और अलग से एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 39A, वो भी बता दिया। अब आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 की हेडिंग है ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये आज सरकार ने पूरा कर दिया। 1992 में ये अमेंडमेंट हो गया और 93 से यह लागू भी हो गया, और आज पंचायतें संवैधानिक व्यवस्था के रूप में शुरू हो गई। क्या लिखा हुआ था कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको
ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। आज की तारीख में ये भी डीपीएसपी सरकार ने पूरा कर दिया है। मैं ये कह रहा हूं जो हो गया वो तो आप देखते जाइए, जो नहीं हुआ वो अभी मांग चल रही है। जैसे ऊपर भी 39A हो गया है, 39D हो गया है, 39 जो E है वो थोड़ा थोड़ा हो गया है, और 39F भी काफी हद तक हो गया है। B और C अभी हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। 39 कैपिटल ए अभी बताया कि बाद में जोड़ा गया, लेकिन प्रयास उसके लिए भी राज्य कर रहा है। लेकिन 40 पूरी तरह से हो गया। तो हर आर्टिकल को आगे आप अपने मन में समझते जाना, जहां आपको डाउट हो वहां हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेना, पूछ लेना कि सर ये कितनी हद तक पूरा हो गया। क्लियर? 40 में कहा गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो कि राज्य ने पूरा कर दिया। अब 41 में कहा गया कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। हेडिंग ही लिख लो, उसी से याद रहेगा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये अधिकार किसका होगा? तो लोगों का होगा। दिलाएगा उनको ये अधिकार कौन? तो यह कर्तव्य होगा राज्यों का। राज्यों का कर्तव्य है, स्टेट का कर्तव्य है कि वो लोगों को इसको दिलाने की कोशिश करे। क्या लिखा है? राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, अब यहां पे कंडीशन लगी हुई है, अगर जो राज्य की आर्थिक शक्ति नहीं है तो राज्य माफी मांग लेगा। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, विकास बाधित न हो, विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, अब काम पाने के लिए मनरेगा आपको मिला, शिक्षा पाने के, राइट टू एजुकेशन मिला, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। पब्लिक असिस्टेंस के लिए क्या क्या शर्तें रख दी कि बेकारी, अभी पता है जो मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बेकारी कर रहा हूं, बिना पारिश्रमिक के श्रम, ये बेकार, ठीक, किसी काम के ना। अब क्यों मैं कर रहा हूं? क्योंकि आजकल कोरोना में बेकार हूं, किसी काम का ना हूं, कहते नहीं मैं तो बेकार हो गया। बेगार और बेकार, बेकार आदमी ही बेगार करता है, जो काम लायक होता है, जो सक्षम होता है, वो नहीं करता। ये ऐसे टर्म है समाज के, तो बता देता हूं, मजाक में कह देता हूं यार, बुरा मत मानना। बेकार, जो किसी लायक नहीं है। फिर कहा बुढ़ापा, ओल्ड एज, बीमारी, इलनेस, कोई भी ऐसी समस्या है, निशक्तता, आप असमर्थता है, इनकैपेसिटी है, ऐसी स्थिति में जो लोग हैं उनको पब्लिक असिस्टेंस दिया जाएगा। तो आप देखते हो वृद्धावस्था पेंशन, फलानी योजना, ठिकानी योजना, बहुत सारी योजनाएं आती हैं। ये क्या है? यही कर्तव्य राज्य अपना पूरा करता है जो 41 में दिया गया। तो 41 के सारे हमने पॉइंट बता दिए कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, इसके लिए राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सीमा में रहते हुए मदद करेगा। 41। अब 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। क्या हुआ? ये काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। हमने 41 में कहा कि काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, लोक सहायता। हमने राज्य से कहा कि ये मेरा अधिकार है, आप हमें काम दीजिए। आपने कहा आपको काम चाहिए, हम राज्य हैं, हमारा कर्तव्य है काम देना, हम दे रहे तुम्हें, जाओ सीवर साफ करो। तो हम कह रहे नहीं साहब, ये काम तो हम नहीं करेंगे। तो इसी को 41 में काम पाने के अधिकार को कर्तव्य बनाया गया, और फिर 42 में जोड़ दिया गया काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा। क्या क्या जोड़ा गया? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क,
काम कैसा होना चाहिए? न्याय संगत, जस्ट और मानवोचित, ह्यूमन कंडीशंस में, जो मनुष्य कर सके। जानवरों के काम आप हमसे नहीं कराएंगे, यह आपका कर्तव्य है। तो हमारे करने लायक काम, राज्य की काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अब पहला तो समझ में आ गया कि हमने 41 में आपको काम मांगने के अधिकार को कर्तव्य के रूप में दिया। अब आपने कहा कोई भी कर लो, तो हमने कहा नहीं नहीं, हमें तो ठीक ठीक काम दीजिए आप, वही हम करेंगे। क्लियर ये पॉइंट। फिर प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ में भी आप देखते हो, चाहे संगठित क्षेत्र हो, संगठित क्षेत्र हो, कामकाजी महिलाओं को अवकाश, उनको बिना काम के वेतन, सहूलियत, भत्ते, फिर दवाइयाँ, फिर खाद्य के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ये सारी योजनाएं क्यों हैं? इसी पॉइंट के तहत है कि प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ। अब ये प्रसूति सहायता क्या है, इसको इतना फोकस क्यों किया गया? क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ बाप की औलाद नहीं है, एक परिवार का मामला नहीं है, वो हकीकत में क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है कंट्री का, हमारा मानवीय संसाधन है। तो अगर जो स्थितियां खराब हों, लोग बच्चों को पैदा करना बंद कर दें, तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी। वैसे तो ईश्वर कृपा से भारत में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, पैदावार बहुत अच्छी है, और इसी का परिणाम है कि 133 करोड़ हैं हम। हमारे प्रधानमंत्री जिस पे बड़ा गर्व करते हैं। दिन रात हमारे यहाँ लोगों ने मेहनत की है, कुछ लोग तो 60 साल तक मेहनत करते रहे और बड़ा योगदान दिया, अभी भी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो प्रसूति सहायता को तब भी इसीलिए प्रमोट किया जाता है कि बेहतर ह्यूमन रिसोर्स पैदा हो। अभी नहीं, कोरोना में लोग बहुत कह रहे हैं कि जितना लॉकडाउन हुआ उसका ये भी असर होगा कि आबादी बढ़ जाएगी। कोरोना में उतने कैजुअल्टी केस नहीं होंगे जितना कि हमें ह्यूमन रिसोर्स और प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो, अगर जो आपके सोमवार वाले महादेव करे ऐसा। वैसे बेहतर ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन यह 50 में लिखा गया आर्टिकल है कि प्रसूति सहायता का भी उपबंध करेगा राज्य, जिससे कि आबादी बढ़िया बनी रहे, पैदावार बढ़िया रहे, पैदावार नहीं घटनी चाहिए। भारत में वैसे कभी घटेगी नहीं, गर्म प्रदेश है, लेकिन जो ठंडे प्रदेश है, यूरोप वगैरह आप जाए, इटली और स्पेन, वहां यही हाल था कि इतने निपट गए, बाकी ये पैदा कैसे होंगे। वहां पैदा करना बड़ा संकट है, हमारे यहाँ तो खेल है। ठीक, यूरोप कभी आप लोग जाए तो वहां की हालत देखो कि दूर दूर तक आदमी आपको न दिखेगा, भीड़ जैसी चीज ही नहीं वहां होती है। ठीक, हमारे यहाँ बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी क्या राज्य प्रसूति सहायता के लिए उपबंध कर रहा? हाँ, अब साथ में ये बना रहा है कि 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन प्रसूति सहायता के उपबंध का एक प्रावधान है। अगला आर्टिकल 43, 41 से 42 याद रखना। 41 में कहा गया था काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार, तो 42 में कह दिया गया कि जो काम है वो कैसा? मानवोचित और न्याय संगत, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, और साथ में प्रसूति सहायता। ये पॉइंट क्लियर कर दिया। यहां तक किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। उसके बाद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। यहां पे लिविंग वेज की बात हो रही है। क्या कहा गया कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीत से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो अब इस आर्टिकल को 43 को स्पष्ट करके इसमें लिख लो। पहला पॉइंट क्या, जो हेडिंग में आ गया कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी जिसको हम कहते हैं लिविंग वेज, उतना आपको देना ही पड़ेगा जिसमें जो कामगार है वो निर्वाह कर सके, वो जी सके। फिर साथ में जोड़ दिया गया निर्वाह मजदूरी के साथ काम उनको सही मिलना चाहिए, शिष्ट जीवन स्तर,
काम आप दे रहे हो लेकिन आप गटर में रहने के लिए मजबूर कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। साथ ही उनको अवकाश, आप लोग जानते हो अवकाश बहुत जरूरी होता है, तो अवकाश भी उनको देने की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। ये तो पहले पॉइंट में समिट गया सर, लेकिन जो हेडिंग में नहीं है, इसीलिए 43 से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस डीपीएसपी में है। तो 43 के आगे अलग से लिख लो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, ठीक। प्रमोट कोटेज इंडस्ट्रीज, प्रमोट कोटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग को बढ़ावा। अब कुटीर उद्योग को बढ़ावा क्या कहा गया, वैयक्तिक इंडिविजुअल आप इसको कर सकते हो या सहकारी आधार पर। तो जैसे ही सहकारी शब्द आया तो सहकारिता से ही जुड़ा हुआ एक अगला अनुच्छेद जोड़ दिया गया। इस अनुच्छेद के आगे लिख लो 43A, नया अनुच्छेद है। तो अब ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछ रहा, 43 जब नया अनुच्छेद जोड़ा गया तो ये कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए। ध्यान रखना, जब भी कहेंगे नया अनुच्छेद तो 43A कैपिटल ए होगा, विदाउट ब्रैकेट होगा, ठीक है। हिंदी में लिखोगे तो 43 का, ठीक, ब्रैकेट नहीं लगा देना, हिंदी में ब्रैकेट में लगा देना और अंग्रेजी में भी स्मॉल मत लिख देना। आर्टिकल जो जुड़ेगा वो हमेशा कैपिटल होगा, जैसे 39A का भी अंतर समझाया तो उसी आधार नया जुड़ा है तो 43 कैपिटल ए विदाउट ब्रैकेट का। ये भी कब जुड़ा, तो ये भी लिख लो 42वें संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और अभी मैं आप लोगों को बता के आया था कि ये 42वें से जितने भी जुड़े इनको अलग टेबल जरूर बना लेना। प्रश्न इससे पूछा जाता है कि 42वें में कौन सा जोड़ा गया, कौन सा नहीं जोड़ा गया। क्वेश्चन बीच में जो भी आपके मन में आया आप पूछते रहिए। 43A में क्या जोड़ा गया कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रबंधन में भागीदारी होनी चाहिए। अगर जो उनका पार्टिसिपेशन होगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वो अपना काम मान के करेंगे। और यहीं से कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है, जो शेयर बाजार वाला कॉन्सेप्ट है। आज रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर उसके एम्प्लॉय को भी दिए जाते हैं। इंडस्ट्री का जो फायदा बढ़ेगा उसी रेशियो में उस कर्मचारी का भी व्यक्तिगत फायदा बढ़ेगा। तो कर्मकारों के प्रबंधन में, वो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका, कामगारों की भूमिका, वर्कर्स को जोड़ना, ये आज लगभग हो गया है। हर कंपनी अपने शेयर जारी करती है, आप कामगार नहीं है तब भी प्रबंधन में भागीदार। एक भी शेयर आप रिलायंस इंडस्ट्री का खरीद लीजिए, आप मुकेश अंबानी के बराबर हो गए। हंसी तो नहीं आ रही? किस मामले में बराबर हो गए कि आप भी मालिक हो, बस मालिक कितने परसेंट के हो, मुकेश अंबानी कितने परसेंट के, तुम कितने हो 0.00000000001% के, तो तुम्हारी औकात उनके सामने उतनी ही अंतर में होगी। लेकिन मालिकाना हक तुम्हारा भी है, प्रबंधन में भूमिका। जब जनरल बॉडी मीटिंग होगी तुम्हें भी कॉल आएगा, लेकिन थोड़े ज्यादा शेयर खरीदना तब। क्लियर ये पॉइंट? तो ये प्रबंधन में जो कामगारों की भूमिका दी गई वो कब दी गई? 43A से। ये कर्तव्य राज्य का बनाया गया कि राज्य इसके लिए प्रयास करेगा, और 42वें संविधान संशोधन 76 से। इसी में एक आर्टिकल फिर बाद में जोड़ा गया 43B, 43 खा। अब इसी के साथ जोड़ा गया है लेकिन है स्वतंत्र आर्टिकल 43B, 43 खा। अब चूंकि वहां पे कुटीर उद्योग की बात करते हुए कहा गया तो व्यक्तिगत बढ़ाया जाए या सहकारी, तो सहकारिता यहीं पे आ गई। तो 43B में हमने क्या जोड़ दिया कि सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने का काम कौन करेगा? राज्य। राज्य कोशिश करेगा कि उनके यहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा मिले। यूपी में ये बहुत कुछ एरियाज में फ्लोरिश हुआ। गुजरात वगैरह में आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज से ही देखते हो, इफ्को, क्रफ्को,
लज्जत पापड़, अमूल, ये जो पैदा हुए कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, ये एक अच्छा है कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, छोटी चीजों को बड़ा बनाना, लोगों की स्थानीय स्तर पे। इसको कब जोड़ा गया? 43B कब जुड़ा? 43B के आगे लिख लो, यह जुड़ा 97वें संविधान संशोधन 2011, 97th 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलग चीज है, ठीक है बेटा। कर्मकारों का उद्योग में प्रबंधन 43A है, यह ध्यान रखना। गवर्नमेंट में आपका प्रबंधन नहीं है, गवर्नमेंट में आपके MP और MLA साहब का प्रबंधन है। हमने शेयर इसलिए जोड़ के बता दिया कि उस तरीके से भी आपका मालिकाना हक वहां बनता है, और ये तरीका ऐसे ही बढ़ा पनपा, ठीक। गवर्नमेंट में आप प्रबंधन में नहीं आ जाते। 43B क्लियर हो गया। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप लोग भी ये काम शुरू कर सकते हो। PCS की तैयारी कर रहे हो तो एक पद भी आता है जिसको लोग सामान्यतः नहीं जानते हैं, लेकिन आजकल जिलों में बड़ा चर्चित है, वो है AR कोऑपरेटिव, असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ही बढ़ावा दिलवाते हैं। अगला लिखिए आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। लेकिन आज की बातचीत हम यहीं रोकेंगे, 10 बज गए हैं। डाटा की समस्याएं रहती हैं या टाइम की अपनी सीमा रहती है ऑनलाइन क्लास में, और 44 पे थोड़ी सी बात ज्यादा होगी। हेडिंग डाल लो, समझाएंगे कल, ये ज्यादा ठीक रहेगा। 44 की हेडिंग क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। 44 क्या कहता है? राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। ठीक, पूरे राज्य में एक समान सिविल संहिता की बात होगी। ये क्या कहानी है 44 की, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक, आज हमने काफी लंबी DPSP पे बात कर ली है, कई आर्टिकल कवर कर दिए हैं। इनसे जो भी आपके प्रश्न हो वो आप पूछते रहिए, क्वेश्चन हमारे सामने रखते रहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब से बीजेपी सरकार आती है तब चर्चित मुद्दा रहता है, चुनावी एजेंडा है, और इसके लिए लगातार उच्चतम न्यायालय भी सरकार से पूछता रहता है, क्योंकि ये काम तो सरकार का है, राज्य के निर्देशक तत्वों में है। लेकिन लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और अभी कोरोना महामारी आ गई या ऐसी चीजें, उससे पहले सरकार का कहना था कि हम इसके लिए प्रयासरत हैं, बहुत जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। क्या कहानी है उस पर कल हम शुरुआत करेंगे, लेकिन कल 9 बजे नहीं, कल से 10 बजे। 9 बजे थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जा रही। वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप रात तक कभी भी देख सकते हो, अगर तो किसी को कोई व्यस्तता है। ज्यादा लोग ऑनलाइन जुड़ा करो, नहीं तो अब मेरा मन निराश हो रहा है। आप लोग संख्या में टोटल बस 27, 25, 30 लोग जुड़ते हो, पढ़ाने का दिल नहीं करता है। इतने कम लोगों के तो हम लाइव वो ऑफलाइन क्लास में सामने न पढ़ा पाते, एनर्जी ही नहीं बनती। एक तो स्क्रीन के सामने, ऊपर से इतने कम संख्या में, अब पता नहीं कैसे पढ़ाया जाए तुम लोगों को। चलिए, सरकार कह रही है ऑनलाइन पढ़ाओ, ऑनलाइन तुम पढ़ते नहीं हो। कल फिर 10 बजे मिलते हैं आगे DPSP पे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।